हाय एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग बताए थे क्वालिटेटिव, है ना। पिछले क्लास में जो हम लोग डिस्कशन किए थे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। दैट मीन्स कौन सा केटायंस आपका कहाँ पे जाके, है ना, डिपॉजिट होगा, है ना, इसके बारे में हम ये जानकारी लिए थे, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब हाउ मच, मतलब कितना अमाउंट कोई भी सब्सटेंस, है ना, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिटेड हो रहा है ना, उससे रिलेटेड, है ना, कॉन्सेप्ट को हम लोग इस लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, है ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब हम लोग अब अमाउंट कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना। जैसे अमाउंट कहने का मतलब है कि आपका, है ना, जो आपका डिपॉजिटेड सब्सटेंस है इलेक्ट्रोड पे, है ना, वो कितना ग्राम हो सकता है, उसका वॉल्यूम कितना हो सकता है, उसका मोस कितना हो सकता है ना। इसी से रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसके बारे में जो लॉ दिए थे वो फैराडे साहब दिए थे, जो 1830 ईस्वी में दिया गया था उनके द्वारा। तो चलिए हम लोग, तो फैराडे के द्वारा कुछ लॉ दिया गया है ना, उसी लॉ को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। तो अब लोग चलिए, अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं फैराडेज लॉ ऑफ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए, तो इसका दो लॉ दिया गया, है ना। पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है फर्स्ट लॉज, है ना। फर्स्ट लॉ क्या है, देखिए इसका कंसेप्ट समझिएगा, है ना। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट क्या है समझिए, क्या है ना, व्हाट इज फैराडे फर्स्ट लॉ। तो इसके बारे में अगर आपसे पूछे, है ना, तो इसको डिफाइन करने का तरीका है ना, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, द अमाउंट ऑफ substance deposited on any particular electrode is directly proportional to, है ना, electricity passed through the क्या, सेल, है ना। तो किसी सेल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, जितना आपका चार्ज फ्लो होगा, है ना, उस पे जो डिपॉजिटेड सब्सटेंस का अमाउंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंसेज, इसको डिफाइन कैसे है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंसेज, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंसेज डिपॉजिटेड on a particular electrode is directly proportional to electricity passed through the cell, electricity passed through the क्या, सेल, है ना। तो किसी सेल में, है ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, है ना, उस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिटेड, है ना, सब्सटेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट लॉ को सीखे हम यहाँ पे, है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या है ना, तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिटेड सब्सटेंस होगा उसका अमाउंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी उस सेल के अंदर क्या हुआ, पास आउट हुआ, है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग मैथमेटिकली भी चेक करते हैं, है ना। तो क्या कहा इसके अकॉर्डिंग, W, यहाँ पे हम लोग W क्या मानेंगे भाई, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, Q। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
अरे भाई इस डेफिनेशन से तो आपको पता चल रहा है, ये W क्या है आपका, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द क्या पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज का पास होना, है ना, तो चार्ज कितना पास होगा, है ना, जितना ज्यादा चार्ज पास होगा, है ना, उस पे आपका अमाउंट, है ना, उसका डिपॉजिटेड सब्सटेंस का जो अमाउंट है उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चलिए इसको और थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से एक्सपैंड करते हैं इसको, और क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आपका डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिकल्स इजीली वे में बन जाए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बात आया कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है भाई, Q। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पे एक टर्म्स यूज करेंगे Z, और Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको और बहुत, W इज इक्वल टू क्या होगा, Z इंटू क्या, Q, Z इंटू क्या, Q, है ना, जहां पे Z आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ही बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, है ना, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे W क्या है ना, amount of substance deposited on electrode, on क्या, इलेक्ट्रोड। यहाँ पे क्या है, Q आपका क्या है, चार्ज पास थ्रू द क्या, शेल, पास थ्रू द क्या, शेल। चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड हम करेंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू क्या होगा, Z इंटू क्या, Q, Z इंटू क्या, Q। और आप लोग फिजिक्स में ही इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में आप लोग पढ़ चुके होइएगा, है ना, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, जहां पे I आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और T क्या है, टाइम है। तो इसको Q की जगह पे IT अगर पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा, Z इंटू I इंटू क्या, T, Z इंटू Q इंटू I इंटू क्या, T। W का ये क्या है, फॉर्मूला है। अब बताइए, अब Z को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम Z, है ना, तो ये Z को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो Z को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, चलिए इसको हम पहले लेते हैं। चलिए, W इज इक्वल टू क्या लिए, ZQ, W इज इक्वल टू क्या लिए, ZQ। अगर आप Q का वैल्यू 1 कूलम पुट किए, क्या है, 1 कूलम पुट किए, तब इस केस में जो है ना, Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, Z इज इक्वल टू क्या हो गया, W। तो एक्चुअली ये क्या है, W क्या है ना, सब्सटेंस का मास किसमें, ग्राम में कितना डिपॉजिट हुआ। तो इसमें पहले इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, है ना, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ, है ना, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, हम लोग जनरली किस में लिखेंगे, ग्राम में, है ना, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, है ना, व्हेन ए 1 कूलम चार्ज आर क्या, पास थ्रू द सेल, है ना, तो सेल से जब 1 कूलम का चार्ज पास हो, है ना, उस केस में जो आपके इलेक्ट्रोड पे जितना सब्सटेंस आपका क्या होगा, डिपॉजिटेड होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। चाहे आप ये भी बोल सकते हैं, आप तो इसके अकॉर्डिंग निकाले, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं यहाँ पे भी, है ना, जैसे में यहाँ पे क्या है, W इज इक्वल टू क्या, Z इंटू I इंटू क्या, T। अगर I का वैल्यू 1 एम्पियर,
है ना, I का वैल्यू 1 एम्पियर और T का वैल्यू कितना 1 सेकेंड, तभी भी W किसके इक्वल हो गया, Z के इक्वल। तो आप यहां से भी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, है ना, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, है ना, व्हेन 1 एम्पियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर पास्ड इन क्या 1 सेकेंड थ्रू द सेल आर केमिकल इक्विवेलेंस, क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, है ना। तो आप अपने तरीके से उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं जेड के बारे में, कि जेड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ जेड, कैलकुलेशन ऑफ जेड। हम लोग जेड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। जैसे आपका होगा सोडियम, चलिए सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम कन्वर्ट हुआ किसमें, Na+ में, तो Na+ में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, रिलीज किया। ठीक, तो देखिए सोडियम जो Na+ बना रहा है और एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल अगर लिए, है ना, तो 1 मोल अगर सोडियम लिए तो 1 मोल सोडियम कितना मोल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया, कितना 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया। एक और चीज हम कंसेप्ट हम देना चाहेंगे, है ना, फैराडे का नाम आप लोग सुने होइएगा, जो कि आपको फिजिक्स में पढ़ना था, है ना। 1 फैराडे का मतलब होता है 96,500 क्या कूलम, है ना। तो ये कैसे आता है ना, आप याद रखिएगा, 1 कूलम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फैराडे, है ना। और ऐसे भी आप जानते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है बताओ, है ना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो 1 मोल, तो 1 मोल मतलब कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब इसी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा आएगा तो कितना आएगा 96,500 कूलम्ब, जो कितना के इक्वल होगा 1 फैराड के क्या होगा, इक्वल होगा, 1 फैराड के क्या होगा, इक्वल हो गया। तो चलिए भाई अब हम यहाँ पे देखना है ना, जब यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिए, है ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिए तो यहाँ पे कितना 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, रिलीज किया। यहाँ पे समझिएगा, पहले 1 मोल सोडियम लिए, है ना, तो 1 मोल सोडियम एटम्स कितना मोल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो अब समझिएगा, पहले आपको हम ऐसे भी बताए थे कि किसी भी 1 मोल का मास होता है मोलर मास, क्या होता है, मोलर मास। तो आपको ऐसे भी पता है 1 मोल सोडियम का मतलब है कितना ग्राम, तो मोलर मास, ऐसे भी आप जानते हैं सोडियम का जो मोलर मास होता है वह कितना होता है 23 ग्राम, कितना होता है 23 ग्राम। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर 23 ग्राम सोडियम लीजिएगा तो कितना कूलम्ब के इक्वल होगा, है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना 96,500 क्या कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब। अब समझना है पहले, है ना। हमको अच्छा एक बात बताओ, हमको वेट कैलकुलेट करना है और किससे, 1 कूलम, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो जेड जो है ना, जेड किसके इक्वल है, डब्ल्यू के इक्वल। कब जेड डब्ल्यू के इक्वल कब होता है, जब 1 कूलम्ब का ही चार्ज पास हो। सुनो पहले एक बात, फिर से इसको गौर से समझो। 1 कूलम्ब चार्ज सेल में पास करने के बाद जितना अमाउंट आपका सब्सटेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। दैट मीन्स 96,500 नहीं, हमको कितना कूलम चाहिए, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज पास करने के बाद हम ये ज्ञात कर ले कि कितना अमाउंट, मतलब कितना ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा, है ना।
तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो लगाना। अब ऐसे भी आप जानते हैं यूनिटी मेथड अप्लाई करने के लिए, है ना, जिस चीज को निकालना होता है उसको कहाँ पे रखते हैं, राइट साइड में, और जो डाटा होता है वो कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। तो चलिए भाई, हमको निकालना क्या है भाई, है ना, हमको निकालना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्यों, तो इसको रखेंगे राइट साइड में और 96,500 कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका 96,500 कूलम जब चार्ज लेंगे तो कितना के इक्वल होगा, 23 ग्राम। क्या हो जाएगा, 23 ग्राम। तो एक कूलम जब लेंगे तो कितना के इक्वल हो जाएगा, 23 और डिवाइडेड बाई कितना, 96,500 क्या कूलम, 96,500। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करने का कोशिश करेंगे, है ना। अब चाहे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ से हम क्या रिजल्ट ले आना चाहते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे। तो यहां से हमको ये पता चला कि Z इज इक्वल टू, है ना, तो 1 कूलम चार्ज पास करने के बाद जो आपका मास डिपॉजिटेड हुआ कितना, 23 और डिवाइडेड बाई कितना, 96,000 कितना 500। तो अब देखिएगा यहां से हम लिख सकते हैं जो Z का जो वैल्यू आएगा, Z इज इक्वल टू, तो 1 कूलम, अच्छा इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, 23 इंटू 1 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 1 है क्या, n फैक्टर्स, क्या है, n फैक्टर्स। और ऐसे भी आपको पता है यहाँ पे n फैक्टर कितना है, Na से Na प्लस। चाहे आप अगर चाहे तो आप Na प्लस यहाँ से ऐसे भी दे सकते हैं, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा, सोडियम बनाएगा। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स और कितना दे रहा है आपका, 1 मोल सोडियम, ऐसे भी आप बना सकते थे। चलिए तो आप देखिए यहाँ पे इसका n फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। ये आपका क्या है, मोलर मास, और मोलर मास बाई n फैक्टर्स क्या कहलाता है बताइए, मोलर मास बाई n फैक्टर्स क्या कहलाता है, तो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट, जो 11th क्लास में हमने डिस्कशन कर लिखा है ना। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है ना, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है वेट बाई क्या, n फैक्टर्स, है ना। मोलर मास, मोलर मास बाई n फैक्टर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट। तो अब देखो ये जो आपका मास आया वो डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल। तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23। मतलब क्या, ऊपर में इक्विवेलेंट वेट जनरलाइज कर देंगे और नीचे में क्या होगा, 96,000 क्या 500, 96,500। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट आया, है ना, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट और डिवाइडेड बाई कितना, 96,500, 96,500। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, Z के इक्वल करेंगे। तो Z हम लोग निकालना सीख चुके हैं। तो Z का जनरलाइज फॉर्मूला देखिए, n फैक्टर्स आपको आना चाहिए। जैसे में अगर हम कहें Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद क्या बनाता है, Mg बनाता है। तो इसके लिए अगर Z का वैल्यू निकाले, है ना, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अगर मान लो कि वेट ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है, तो मान ले वेट ऑफ मैग्नीशियम दिया होता है, वेट ऑफ Mg तो लिख लेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे भाई, सॉरी Mg का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 24 और डिवाइडेड बाई 96,500। और ऐसे भी बताइए Mg का n फैक्टर्स कितना होता है, 2 होता है। कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जनरलाइज फॉर्मूला है, किसी के लिए भी आ सकता है, एल्युमिनियम के लिए भी आ सकता है। तो एल्युमिनियम का n फैक्टर कितना होगा, 3। यहाँ पे 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए और भी हम लोग रिजल्ट हम लोग देखना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ तक में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू ZQ, है ना। और उसके बाद में क्या था, IT, है ना। W इक्वल टू क्या था, Z इंटू क्या, IT, ZIT। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, Z का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट वेट और डिवाइडेड बाई कितना, 96,500, है ना, 96,500। अब हम लोग सीखना चाहेंगे डिफरेंट तरीके का डेरिवेशंस, है ना, डिफरेंट टर्म्स में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलिए, तो यहां से आया W इज इक्वल टू, है ना, W इज इक्वल टू क्या हो गया, Z इंटू क्या, Q, Z इंटू Q इज इक्वल टू क्या है, Z इंटू I इंटू क्या, T, है ना। और एक और इंफॉर्मेशन, E इज इक्वल टू
सॉरी जेड इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 96,000 क्या 500, 96,500। चलिए आपका है ना वेट है ना, वेट है ना, और जेड की जगह पे वो पुट करते हैं, तो W इज इक्वल टू जेड की जगह पे क्या है E डिवाइडेड बाई 96,500 और इंटू क्या Q, इंटू क्या Q। अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड की जगह पे क्या E डिवाइडेड बाई 96,500 इंटू क्या होगा IT, इंटू क्या होगा IT। अब हम लोग करना क्या चाह रहे हैं है ना, E को यहाँ डिवाइड करना चाहेंगे, तो क्या होगा W डिवाइडेड बाई क्या E है ना, W बाई E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा W बाई E जब कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा Q और डिवाइडेड बाई क्या 96500 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे E कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा IT और डिवाइडेड बाई कितना 96,500। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिलेशंस है। अब सुनिए पहले, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट की हुई हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, याद रखिएगा है ना। ये W क्या है वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, और E आपका क्या है इक्विवेलेंट वेट। क्या है इक्विवेलेंट वेट, तो इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। और Q बाई 96,500 चाहे IT बाई 96,500 को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ फेराड। क्या बोलेंगे नंबर ऑफ फेराड। नंबर ऑफ फेराड का मतलब उसका फेराड में कितना वैल्यू आया, कितना टाइम्स फेराड का आएगा। जैसे मैं आपका कहे कि भाई है ना कि ये चार्ज कितना है भाई, इसका 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स और इंटू ये कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है नंबर ऑफ फेराड। इसको भी बोलेंगे नंबर ऑफ फेराड और इसको भी क्या बोलेंगे नंबर ऑफ फेराड, और इसको क्या बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम लोग रिलेशंस लिख सकते हैं है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेराड, नंबर ऑफ फेराड, और नंबर ऑफ फेराड को ही हम लोग मोल्स। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें 2 फेराड, तो 2 फेराड का मीनिंग क्या है, पक्का है कि यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स होगा है ना। 5 फेराड का मतलब क्या है 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछती है नंबर ऑफ फेराड भी है, और नंबर ऑफ फेराड किसके इक्वल होता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ फेराड का वैल्यू 5 आया, नंबर ऑफ फेराड का वैल्यू क्या आया 5F आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितना पार्टिसिपेट किया होगा 5 मोल। नंबर ऑफ फेराड अगर 10 आया तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। नंबर ऑफ फेराड कितना आ गया 50 आ गया, निश्चित तौर पे 50 मोल क्या होगा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो चलिए भाई, तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेराड, और नंबर ऑफ फेराड का फॉर्मूला क्या होता है Q बाई देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फेराड Q बाई क्या होगा F 96,500। अच्छा IT बाई कितना 96,500 है ना, जो कि नंबर ऑफ मोल्स के क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होगा इक्वल होगा। और ग्राम इक्विवेलेंट का एक और बेसिक फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, मोल इंटू n फैक्टर्स। क्या होता है मोल इंटू n फैक्टर्स। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट को किसके इक्वल ले सकते हैं मोल इंटू क्या n फैक्टर्स। तो मोल इंटू n फैक्टर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या क्या याद रखना है ना। देखिए सबसे पहले हम बताया क्या W इज इक्वल टू क्या था Z इंटू Q, क्या लिखे थे Z इंटू क्या IT इज इक्वल टू है ना। चलिए अब यहाँ पे Z का फॉर्मूला क्या बताते E और डिवाइडेड बाई क्या 96,500। ये सब बिल्कुल डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, तभी जाके इस पे डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन आपसे बन सकता है ना। चलिए उसके बाद में हम बताए आपका ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेराड, नंबर ऑफ फेराड, और ये नंबर ऑफ फेराड किसके इक्वल था Q बाई 96,500 इज इक्वल टू क्या था IT बाई 96,000 क्या 500। ये इंपॉर्टेंट बात
है ना। उसके बाद एक और चीज आप लिख लीजिए, अगर आपको कंपैरिजन करना है इसका इसके साथ, चाहे इसका इसके साथ, तो चलिए भाई हम इसका लास्ट के साथ करते हैं। इसी को हम लोग नंबर ऑफ फैराड का भी मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्ट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो नंबर ऑफ फैराड भी आप निकाल सकते हैं और उतना मोल्स आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए आपसे देखिए यहाँ पे, अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट और दे रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, IT और डिवाइडेड बाई कितना, 96,000 कितना 500। तो आप जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर्स, मोल इंटू एन फैक्टर्स। तो इच इक्वल टू कितना हो जाएगा, IT और डिवाइडेड बाई कितना 96,000 कितना 500। यहां से डायरेक्ट अगर मोल का मोल पूछे तो मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IT डिवाइडेड बाई कितना 96,500 इंटू क्या हो जाएगा, एन फैक्टर्स। तो डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी रहेगा, तब इस पे आपका डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। अब हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं फैराडे का सेकेंड लॉ, जो इसी पे बेस्ट है ना। तो ये था आपका फैराडे फर्स्ट लॉ, है ना। और अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपका फैराडे सेकेंड लॉ, है ना। और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें सिर्फ इस पे बेस्ट आपका, है ना, वैरायटी का क्या होगा, अच्छे अच्छे वैरायटी का क्या होगा, क्वेश्चंस होगा, जहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जब तक आप इसका पूरे फॉर्मूला नहीं याद होगा, जब तक कंसेप्ट नहीं याद होगा, है ना, तब तक आप, है ना, इसके अच्छे न्यूमेरिकल्स को आप अटैक नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, फैराडे सेकेंड लॉ, है ना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर था, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। चलिए अब हम लोग पाएंगे सेकेंड लॉ क्या करता है, फैराडे सेकेंड लॉ क्या कर सकता है। हाँ, लिखिए द डिफरेंट substance deposited on electrode by same amount of electricity is proportional to their respective equivalent weight, respective equivalent वेट। इसका मीनिंग क्या है समझिएगा पहले, है ना। याद रखना, जब दो सेल को एक दूसरे से सीरीज में, अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी सेम होना चाहिए, दैट मीन्स वो तभी हो सकता है जब आपका सर्किट किस में हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो। तो यहाँ पे दोनों सेल को कौन सा कॉम्बिनेशन में हम लोग ऐड करेंगे, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, तो सीरीज में, है ना। तो सीरीज में जब पास करेंगे, है ना, तो जब दो इलेक्ट्रोड है तो दोनों का, है ना, जो वेट जितना डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, है ना, द डिफरेंट सब्सटेंस deposited, है ना, the different substance deposited, यहाँ पे the different substance, the amount of यहाँ पे एक और टर्म्स यूज कर लीजिएगा, amount, है ना, the amount of different substance, है ना, the amount of different substance deposited on electrode by same amount of electricity is proportional to their क्या, respective equivalent weight, that means W is directly proportional to क्या होगा, E होगा, W is directly proportional to क्या होगा, E होगा। तो चलिए इसको हम, है ना, मैथमेटिकली इसको हम डिराइव करने का कोशिश करेंगे। चलिए तो हम दो इलेक्ट्रोड लिए, है ना, फॉर टू इलेक्ट्रोड, क्या एक A है और दूसरा क्या है, B है, A एंड B। तो फॉर A क्या होगा भाई, WA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, EA। इक्वेशन नंबर क्या होगा, फर्स्ट। फॉर B
फॉर बी डब्ल्यू बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ई बी। इक्वेशन नंबर क्या, 2। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, डब्ल्यू बी इज क्या होगा, ई ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, ई बी। ई ए बाई क्या होगा, ई बी। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई क्या, ई बी। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी आप जानते हैं वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे हम लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या, बी। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या, बी। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। दैट मींस अगर तुमसे कहें कि दो इलेक्ट्रोड ए और बी दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसका मतलब दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। यही है आपका क्या, सेकेंड लॉ। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस पे बेस्ट डिफरेंट टाइप्स का क्या क्वेश्चंस, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा।